जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम अरावली के उन तथ्यों को देखने की कोशिश करेंगे या उन साजिशों को समझने की कोशिश करेंगे जिसके तहत अरावली को समाप्त करने की रणनीति बन चुकी है। आज हम समझेंगे कि अरावली के नीचे क्या कुछ छुपा हुआ है। खनिज, सत्ता और 100 मीटर की राजनीति को गहराई से समझते हैं। अरावली क्यों अचानक सत्ता के केंद्र में आ गई? अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, यह जलवायु ढाल, जल संग्राहक और अब स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का भंडार है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट हो या पर्यावरण मंत्रालय हो, राज्य सरकारें हों या कॉरपोरेट सेक्टर, सभी के एजेंडा में अरावली पर्वत श्रृंखला अचानक से नहीं आई है। इसके पीछे सोची समझी चाल है, सोची समझी रणनीति है। सवाल यह नहीं है कि अरावली में खनिज है या नहीं, सवाल यह है कि क्या इन्हीं खनिजों के लिए अरावली की परिभाषा बदली जा रही है और बदली गई है। यदि अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाने वाले खनिजों की बात करें तो वहाँ सीसा यानी कि लेड है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से बैटरी यानी कि लेड एसिड बैटरी, जिसका उपयोग रेडिएशन में, शील्डिंग, बारूद, गोली बारूद वाला सोल्डर और केबल के कवर बनाने में होता है। साथ ही इसकी मिश्र धातुएं पाइप, पेंट, सिरेमिक ग्लेज और कुछ प्रिंटिंग मेटल्स में भी इस्तेमाल होती है। वह इन पहाड़ियों में बहुतायत में पाई जाती है। जिंक भी मिलता है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में होता है, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, घाव भरने, हड्डियों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए पूरक के रूप में। इसका उपयोग उसके बाद जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन, बैटरी, पेंट, रबर और मिश्र धातुओं जैसे ब्रॉस आदि में भी बहुतायत से इसका उपयोग होता है। इन दोनों खनिजों का लगभग 180 मिलियन यानी कि 1800 लाख टन भंडार इस पर्वत श्रृंखला में है। तांबा का 42 लाख टन का भंडार है, जो बिजली और गर्मी का उत्कृष्ट सुचालक है और इसमें जंग रोधी गुण होते हैं। इसका उपयोग बिजली के तारों, पाइपलाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनों और कई तरह के निर्माण में इसका उपयोग होता है। आभूषण में होता है, सिक्के, बर्तन और कई सारा हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग इत्यादि में इसका उपयोग होता है। उसके बाद टंगस्टन और निकेल है, जिसका 3 लाख टन का भंडार है। लिथियम का 16 लाख टन का भंडार है, जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे चीज़ों के लिए रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी बनाने में होता है। लेकिन यह सिरेमिक, कांच, लुब्रिकेंट, विमानन मतलब कि एरोस्पेस, उसके बाद परमाणु ऊर्जा और कुछ दवाओं मतलब मूड स्टेबलाइजर आदि के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसी तरह से रेयर अर्थ एलिमेंट्स का 8 लाख टन का भंडार है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर स्मार्टफोन और लैपटॉप, टीवी इत्यादि, इलेक्ट्रिक वाहन मतलब मोटर जो आजकल आ रहा है, नवीनीकरण ऊर्जा मतलब पवन ऊर्जा हो, उसका टरबाइन हो, रक्षा के क्षेत्र में मिसाइल, रडार, फाइटर जेट और चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में जैसे MRI की मशीनें, इसके साथ कई उच्च तकनीकी क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये शक्तिशाली चुंबक और रंगीन स्क्रीन के लिए ज़रूरी है, जो आधुनिक तकनीक का आधार है। फिर उसके बाद नायोबियम है, मोलिब्डेनम है, निकेल है, ग्रेफाइट है। ये सभी अरावली पर्वत श्रृंखला के पारंपरिक खनिज हैं और रणनीति और भविष्य के खनिज के रूप में इसकी उपयोगिता को आज के समय में कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और लुटेरों के लिए तो ये सब सोने की खाने हैं। एक समय था जब दुनिया में तेल से देश की शक्ति तय होती थी, लेकिन आज खनिज से शक्ति तय हो रही है। इस तरह से अरावली अब सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि राष्ट्रीय और कॉरपोरेट रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2023 की अनएक्सप्लोर्ड स्पेस रिपोर्ट में अरावली को भारत का बिग 4 यानी कि लिथियम, कॉपर, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट का बेल्ट बताया गया है। इसके अलावा भारत ने 2024 में क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया, जिसमें अरावली को टॉप 10 लोकेशन में दिखाया गया है। भारत सरकार ने इसी क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी के तहत साफ कहा है कि चाहे ईवी हो, ग्रीन एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर हो या रक्षा उत्पादन से संबंधित मिनरल्स हो, इन सब के लिए क्रिटिकल मिनरल्स जरूरी है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब भारत
लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए विदेशों में खासकर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में खनन कर रहा है, तो क्या देश के अंदर मौजूद अरावली अगला निशाना है? इसका जवाब हाँ तो है, क्योंकि यहीं से सस्टेनेबल माइनिंग जैसे शब्द सामने आते हैं जो सुनने में हरित लगते हैं, लेकिन अक्सर ये खनन खोलने का रास्ता होते हैं। इससे संबंधित टाइमलाइन पर जाएं तो हम पाते हैं कि 11 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए एक समान परिभाषा तय करने के लिए टेक्निकल सब कमेटी बनाने का आदेश देते हैं, ताकि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को पूरी अरावली श्रृंखला के लिए एक ही वैज्ञानिक परिभाषा तय हो सके और खनन से पहले वास्तविक पहाड़ी क्षेत्र का संरक्षण सुनिश्चित हो। इसके अध्यक्ष फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से थे, तो सदस्य के रूप में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी यानी CEC का प्रतिनिधि तथा चारों राज्यों के वन और भू राजस्व विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। इनका कार्यकाल जून 2024 से सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर के फैसले आने तक रही। टेक्निकल सब कमेटी ने ही 3 डिग्री स्लोप और मिनिमम एलिवेशन का मानदंड रखा था, जिसके अनुसार जमीन से कम 3 डिग्री ढलान वाला कोई भी हिस्सा अरावली पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा। इससे 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियाँ, टीलें और जंगल भी संरक्षित हो रहे थे। टेक्निकल सब कमेटी को वैज्ञानिक समिति भी कहते हैं ने स्पष्ट कर दिया था कि 100 मीटर बेंचमार्क से 90% पहाड़ियाँ खतरे में पड़ जाएगी और भौगोलिक अखंडता टूटेगी। इस वैज्ञानिक समिति ने GIS बेस्ड सैटेलाइट वैलिडेटेड सीमांकन किया था। इन्होंने नो गो बफर जोन की बात की, जिसमें 0 से लेकर 20 मीटर के एलिवेशन और 3 डिग्री की ढलान वाले क्षेत्रों में माइनिंग पूरी तरह पाबंद रहती। साथ ही पहाड़ी की जो जल रिचार्ज क्षमता है उसे बरकरार रखने के कड़े कदम उठाने की बात की थी। उसके लिए सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की बेसलाइन बनाए बिना कोई लीज नहीं देने की बात थी और सिर्फ लोकल उपयोग के लिए लिमिटेड क्वायरिंग की बात थी। 24 जुलाई 2024 को RTI से प्राप्त टेक्निकल सब कमेटी के पहली मीटिंग के मिनट्स जो जून 2024 में संपन्न हुए में बताया गया कि उस मीटिंग में 3 डिग्री की ढलान के फार्मूले को बरकरार रखा गया। 2 सितंबर को द वायर ने लीक्ड नोट के रूप में अगस्त 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का बैकरूम नोट छापा, जिसमें 100 मीटर की परिभाषा पर आगे बढ़ने की बात थी और स्लोप के लिए 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जो कि 3 डिग्री की ढलान से ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र भी इसके दायरे में आ रहे थे। 4 अक्टूबर 2024 को PMO से एक एजेंडा स्लिप का जिक्र है, जिसमें PMO लेवल मीटिंग, इसमें फाइल नंबर का जिक्र है, आप नीचे देख सकते हैं, में राज्यों को 100 मीटर पर सहमत होने पर दबाव की बात थी। यह खबर द वायर और द इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। 13 अक्टूबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और 100 मीटर का परिभाषा प्रस्तुत किया। 20 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। PMO और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने राज्यों की सहमति का हवाला देकर 100 मीटर फार्मूले को सुप्रीम कोर्ट में थ्रस्ट किया। मतलब जानबूझकर राज्यों की ऐसी राय है बोलकर सुप्रीम कोर्ट में 100 मीटर वाला फार्मूला रखा, जबकि राज्यों ने दबाव की बात स्वीकार की। टेक्निकल सब कमेटी की फाइनल मिनट्स अप्रूव ही नहीं हुई और इधर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने, यानी कि पर्यावरण मंत्रालय ने PMO नोट के साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। 20 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल सब कमेटी साइंस को इग्नोर कर पर्यावरण मंत्रालय की 100 मीटर सिफारिश मान ली। टेक्निकल सब कमेटी ने वैज्ञानिक, पर्यावरण सुरक्षित और आदिवासी अनुकूल रास्ता दिखाया था, लेकिन तकनीकी रिपोर्ट को राजनीतिक और औद्योगिक दबाव से ओवरराइड कर दिया गया। अदालत ने मंत्रालय की सिफारिश स्वीकार कर ली। यह बताता है कि यह सिर्फ तकनीकी बहस नहीं थी, बल्कि नीति और सत्ता का फैसला था। खनिज से समृद्ध निचले इलाकों को इस तरह जानबूझकर बाहर किया गया क्यों? आगे इसके बारे में भी हम समझते हैं कि राजस्थान ने 30 जून 2024 से नए माइनिंग लीज पर टेक्निकल मॉरेटोरियम या तकनीकी स्थगन कर रखा था, जिसका कारण सुप्रीम कोर्ट से अंतिम परिभाषा का इंतजार बताया गया है।
हरियाणा ने 18 सितंबर 2024 को सीएम ऑफिस ऑर्डर में नो फ्रेश लीज इन अरावली एरिया टिल फर्दर ऑर्डर कर रखा था, लेकिन जैसे ही 100 मीटर से नीचे की भूमि नन अरावली घोषित होती है तो यह स्थगन स्वतः उठ जाता। गुजरात में 2 नवंबर 2024 को कलेक्टर लेवल डायरेक्टिव जारी हुआ, जिसमें लिखा गया कि सभी अरावली लीज फाइलों को रोक कर रखें। इसी बीच स्टेट जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 3 मई 2025 को 100 मीटर परिभाषा के लिए ड्राफ्ट क्लस्टर माइनिंग प्लान तैयार कर लिया। मतलब साफ है, जैसे ही 100 मीटर रूल गेजेट में आ जाएगा, स्थगन ऑटो लिफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आप अरावली पर्वत श्रृंखला क्षेत्र के लिए बिजनेस लॉबी का डीएनए मैप भी आप समझ लीजिए। ऊपर हमने खनिजों के भंडार का जिक्र किया था और उन खनिजों के लिए कॉरपोरेट लॉबी के प्रयास इस तरह से रहे। वेदांता लिमिटेड ने 14 अगस्त 2024 को गुजरात सरकार के साथ लिथियम वैल्यू चेन के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान के अलवर और दौसा में लीड, जिंक और कॉपर के एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। अडानी इंटरप्राइजेज ने 21 नवंबर 2024 को क्रिटिकल मिनरल्स के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसे एसपीवी कहते हैं, के साथ एग्रीमेंट किया। यह अडानी के कई प्रोजेक्ट्स के साथ इनकॉर्पोरेट किए जाने के लिए तैयार किया गया था। राजस्थान सरकार ने जिंदल स्टील के साथ 6 दिसंबर 2024 को निकेल, कॉपर और सिक्योरिटी के लिए माइनिंग अलायंस किया। इस बीच 27 मार्च 2025 को पर्यावरण मंत्रालय ने सभी 4 राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखा कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि जब तक सस्टेनेबल माइनिंग फ्रेमवर्क फाइनल नहीं हो जाता तब तक कोई नया माइनिंग लीज ना दिया जाए। जबकि यह चिट्ठी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत बाध्यकारी है ही नहीं, यह महज एक सलाह माना जाता है। 15 अप्रैल 2025 को माइंस मिनिस्ट्री ने राजस्थान को 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे आने वाले 54 ब्लॉकों की नीलामी को सस्टेनेबल माइनिंग फ्रेमवर्क अप्रूवल मिलने तक टालने के लिए कहा, यानी कि एसएमपी अप्रूवल मिलने तक टालने के लिए कहा। अब समझिए कि यह सब चिट्ठी रोक नहीं थी, राजनीतिक कवर थी। जैसे ही सस्टेनेबल माइनिंग फ्रेमवर्क आएगा, लीज पाइपलाइन खुल जाएगा। मतलब साफ है कि पहले परिभाषा बदलो, फिर उस परिभाषा में फिट होने वाला सस्टेनेबल माइनिंग फ्रेमवर्क लाओ, फिर कहो कि अब खनन नियंत्रित और वैध है। यही पॉलिसी सीक्वेंसिंग है। रोक इसलिए है ताकि पुराने केस, अवैध खनन और अदालत की निगरानी से बचते हुए नया ढांचा तैयार किया जा सके। हम अक्सर देखते हैं कि खनन की हर रणनीति में आदिवासी और स्थानीय समुदाय को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। चाहे आदिवासी हो, चरवाहे हों या वन आश्रित समुदाय, ये सबसे आखिर में गिने जाते हैं, भले ही उन्होंने ही उन पर्वत श्रृंखलाओं को बचा के रखा हो। जब अरावली प्राकृतिक परिभाषा से बाहर होकर 100 मीटर की परिभाषा में आएगी तो एफआरए कानून, सामुदायिक वन, पेशा कानून, देव वन, ओरान सब कमज़ोर पड़ेंगे। आदिवासियों का सांस्कृतिक ताना बाना कमज़ोर पड़ जाएगा। खनन सिर्फ पहाड़ नहीं तोड़ता, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा भी तोड़ देता है। 100 मीटर कोई मासूम आंकड़ा नहीं, यह तय करेगा कि क्या बचेगा और क्या नहीं। क्या भविष्य की बैटरी के लिए वर्तमान की धरती कुर्बान की जाएगी? अगर आज परिभाषाएं बदली जा सकती है तो कल पूरा पहाड़ भी नक्शे से गायब हो सकता है। संसाधन के भूखे लोगों से धरती को कौन बचाएगा? यह सवाल आप भी सोचें। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। बाकी हम आने वाले वीडियो में फिर ऐसे ही मिलेंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार।